हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू वीडियो पे। और चैनल का नाम है डॉक्टर अभिजीत फोटो एंड टेक। तो फ्रेंड्स, मेरा मकसद इस चैनल को शुरू करने का ये है कि फोटोग्राफी एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको दूं और एक बहुत ही सरल भाषा में चीज़ों को एक्सप्लेन करूं और समझाऊं। तो आज मैं जिस टॉपिक से शुरुआत करने वाला हूं वो है अपर्चर। तो ये बेसिकली फोटोग्राफी एजुकेशन की श्रृंखला का तीसरा वीडियो है और मैं आज आपको बहुत ही मज़ेदार तरीके से अपर्चर के बारे में समझाने वाला हूँ। जनरली अपर्चर के बारे में लोग क्या कहते हैं, ये लाइट का एंट्री पॉइंट है, ये लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है, ये जितना बड़ा होगा लाइट उतनी ज़्यादा आएगी। तो फ्रेंड्स, सारी चीज़ों को हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये बेसिकली एक ब्लेड्स का एक कॉम्बिनेशन होता है जो बीच में एक होल क्रिएट करता है हमारे लेंस के अंदर और जो लाइट को अलाउ करता है अंदर आने के लिए। तो आप देखें यहाँ पर ये हमारा एक 50 मिलीमीटर 1.8 अपर्चर का लेंस है। ठीक है, अपर्चर वैल्यू कहाँ मिलेगी, ये है हमारे लेंस का मिलीमीटर, कितने मिलीमीटर का लेंस है, और जो 1.8 है ये है हमारा अपर्चर वैल्यू। और अपर्चर आप देख सकते हैं हमारे लेंस के अंदर में जो ये गोल सा छिद्र है ये है अपर्चर, और इसके चारों तरफ जो आप देख पा रहे हैं आपको शायद ब्लेड्स विजिबल होंगी, ये हमारी अपर्चर ब्लेड्स। ठीक है, तो इसका अपर्चर वैल्यू है 1.8। 1.8 का मतलब कि ये वैल्यू जितनी छोटी होती है हमारा अपर्चर उतना ही बड़ा होता है, उतनी ही ज्यादा लाइट गैदर कर सकता है। और ये रहा आपके रेफरेंस के लिए अपर्चर का फॉर्मूला। ठीक है, अब आप यहां से देख पा रहे हो कि हमारा अपर्चर जो है ये बेसिकली एक रिलेटिव टर्म होता है। ये हर लेंस और हर फोकल लेंथ के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो ये लेंस दिखने में तो छोटा सा है लेकिन इसका अपर्चर 1.8 का है जो कि काफी बड़ा अपर्चर है। वहीं अगर हम इस लेंस की बात करें जो कि एक सिग्मा का 24-72.8 है, तो भाई इस छोटे से लेंस का अपर्चर 1.8, इतने बड़े से और इतने बड़े ग्लास वाले लेंस का अपर्चर कितना 2.8। और वहीं अगर मैं बात करूं इस सुपर टेलीफोटो की, तो इस सुपर टेलीफोटो का अपर्चर फिलहाल सेट है 5.6 पे, जो कि अब हो चुका है 6.3। तो अब आप बताएं कि भाई इतना बड़ा ग्लास, इतना बड़ा एंट्री पॉइंट लाइट का, तो इसकी तो अपर्चर बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी। तो मैंने जैसा फॉर्मूला में आपको दिखाया कि अपर्चर एक रिलेटिव वैल्यू है, न कि एक एब्सोल्यूट वैल्यू। रिलेटिव वैल्यू का मतलब है कि ये डिपेंड करता है आपके लेंस की फोकल लेंथ, कि आपके लेंस का फोकल लेंथ क्या है, एवं आपके लेंस के जो एंट्री पॉइंट है, जो लाइट का जो एंट्री पॉइंट है उसका आकार कितना है। ठीक है, ये इन दोनों के रेशियो का एक रिप्रेजेंटेशन है जो अपर्चर कहलाता है। ठीक है, तो बेसिकली अपर्चर की नई डिफिनेशन हम लोग आज क्या सीखेंगे। तो अपर्चर का जो नया डिफिनेशन, जो एक एप्रोप्रिएट डिफिनेशन है, वो कुछ ऐसा है कि एक लेंस अपने फोकल लेंथ के रिस्पेक्ट में कितनी लाइट आपके सेंसर पर फेंक सकता है। ठीक है, एक बार फिर से इसे समझें। एक लेंस अपने फोकल लेंथ के रिस्पेक्ट में कितनी लाइट गैदर करके सेंसर पे फेंक सकता है, उसे हम कहते हैं अपर्चर। तो ये एक कंप्लीट सेंस मेकिंग डेफिनेशन होती है अपर्चर की। कि डेफिनेटली हो सकता है कि कई बार आपको अपने फोन में f2 का अपर्चर देखने को मिल जाए, और यहाँ पे एक सुपर टेली है, इसका अपर्चर तो f2 तक पहुंचता भी नहीं है। यही वजह है कि इस रेशियो की वजह से कि बहुत बड़े टेलीफोटो लेंसेज का अपर्चर बहुत वाइड ओपन नहीं होता है। इन जनरल अगर बात करें तो 400 मिलीमीटर लेंसेज का जो मैक्सिमम अपर्चर मैंने मार्केट में देखा है वो है 2.8। 600 मिलीमीटर का जो मैक्सिमम पॉसिबल अपर्चर मैंने देखा है वो है f4, और 600 से ऊपर के लेंसेज का जो मैंने अपर्चर देखा है वो या तो 5.6 होता है या 6.3 होता है। और जितने बड़े अपर्चर के लेंसेज होते हैं उतनी ही उनकी कीमत भी बढ़ती जाती है। जैसे यदि हम बात करें तो यदि आप सोनी के 24-70 को खरीदते हैं विथ 2.8 अपर्चर, ये तो सिग्मा का है, तो उसकी कीमत आपको तकरीबन पड़ती है 2.25 लाख रुपए के आसपास। लेकिन वहीं अगर आप सोनी के ही सेम 24-70 मिलीमीटर के लेंस को खरीदते हैं f4 के साथ, तो उसकी कीमत आपकी सीधे सीधे आधी हो जाती है। तो अपर्चर इतना ही वैल्यूएबल चीज है हमारी फोटोग्राफी में। इसीलिए मैंने आज ये डिसाइड किया कि जो पहली वीडियो होगी मैं ये अपर्चर पे ही बनाने वाला हूं, क्योंकि अपर्चर ही पहला ऐसा पॉइंट है जो आपके कैमरा के अंदर घुसने वाली लाइट को कंट्रोल करेगा।
अगर आपने अपर्चर पे कंट्रोल सीख लिया तो आप ये सारी चीज़ें एकदम आराम से कर पाओगे। पहली चीज़ है बुके इफेक्ट देना, आप अपने बैकग्राउंड के ब्लर पे कंट्रोल कर सकते हो। दूसरी चीज़ डेप्थ ऑफ फील्ड। डेप्थ ऑफ फील्ड बेसिकली कहते हैं उस इलाके को, जिस इलाके में जिस डिस्टेंस तक आपका कैमरा चीज़ों को वेल फोकस रख सकता है। अपर्चर जितना ही बड़ा होगा आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड उतनी ही शैलो होगी। शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब होता है कि आप यदि किसी सब्जेक्ट को शूट कर रहे हो, मान लें यदि यह आपका सब्जेक्ट है, आपका कैमरा यहाँ पे है, तो इसके बहुत पीछे तक की दूरी की चीज़ें आपको फोकस में नहीं रहेंगी। यदि एकदम छोटा सा, बस सिर्फ इतना दूर ही कैमरा फोकस कर पा रहा है, तो इसे हम शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड कहते हैं या फिर उथली डेप्थ ऑफ फील्ड कहते हैं। यदि हमारा अपर्चर छोटा होगा तो ये डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ जाएगी, यानी कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के पीछे की चीज़ें इन रिस्पेक्ट टू वाइडर अपर्चर ज़्यादा इन फोकस होगी। यानी अपर्चर जब बड़ा होगा तो सिर्फ सब्जेक्ट फोकस में रहेगा, सब्जेक्ट आइसोलेशन बेटर होगा पीछे से, और यदि अपर्चर छोटा होगा तो सब्जेक्ट के साथ साथ हमारा बैकग्राउंड भी इन फोकस आता चला जाएगा जितना हम अपर्चर की वैल्यू को छोटा करते जाएंगे। बेसिकली अपर्चर की जो वैल्यू होती है वो एफ स्टॉप्स में कैलकुलेट की जाती है। मसलन f1.4, f1.8, f2, f2.8, f4, f5.6, 6.3, f11, f13 एंड सो ऑन। अपर्चर की वैल्यू एफ स्टॉप में जितनी बड़ी होगी उतना ही हमारा ये जो अपर्चर है ये छोटा होता जाएगा। ये जो छिद्र है अंदर में छोटा सा हम लोग देख पा रहे हैं, छोटा होता जाएगा। अपर्चर की वैल्यू एफ स्टॉप में हम कैलकुलेट करते हैं जब हम फोटोग्राफिक लेंसेज की बात करते हैं। यदि हम सिनेमा लेंसेज की बात करें तो वहां पे अपर्चर को अपर्चर नहीं कहते, वहां पे अपर्चर को आइरिस कहते हैं, और एफ स्टॉप को हम लोग वहां पे टी स्टॉप्स कहते हैं। फर्क इतना ही है। तो चलिए चलते हैं अपने कैमरा की ओर और देखते हैं कि अपर्चर वैल्यू से हम अपने ऑब्जेक्ट के फोकस को कितना कंट्रोल कर सकते हैं और बैकग्राउंड और ऑब्जेक्ट के बीच के आइसोलेशन को, सेपरेशन को हम लोग कितना दिखा सकते हैं, और साथ ही देखेंगे कि बोका इफेक्ट हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं अपने कैमरा डिस्प्ले पर। तो अभी हम फिलहाल देखने वाले हैं कि आखिरकार अपने कैमरा में अपर्चर का यूज़ कैसे करते हैं। तो हमारे सामने हमारा जो सब्जेक्ट है ये तैयार है, और अपने कैमरा में हमने ए मोड को यहाँ पे चूज़ कर लिया है। ठीक है, तो हमारा सोनी का A7 Mark IV कैमरा है, यहाँ पे हमने ए मोड को चूज़ कर लिया है। ए मोड को चूज़ करने के बाद हम अपने सामने के डायल को, यानी कि इस फ्रंट डायल को जब हम रोटेट करेंगे तो अपर्चर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे मैं फ्रंट डायल को घुमा रहा हूँ हमारा अपर्चर जो है ये इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। f4.5, f5.666, f10, f11 एंड सो ऑन। लेकिन आप एक बात ध्यान दें फ्रेंड्स, जब मैंने आपको बताया था अपर्चर के बारे में तो आप तो ये चीज़ सोच रहे होंगे भाई कि अपर्चर जब मेरा छोटा हो रहा है तो फिर आखिरकार मेरी जो लाइट है ये क्यों नहीं कम हो रही, क्योंकि अपर्चर जैसे जैसे नंबर बढ़ता है अपर्चर छोटा होता जाता है और साथ ही साथ जो हमारे कैमरा में आने वाली रोशनी वो भी कम होती है। लेकिन हमने यहाँ पे कैमरा को सेट किया अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे। तो अपर्चर प्रायोरिटी मोड का मतलब होता है कि हम अपर्चर को तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखें शटर स्पीड, कॉरेस्पॉन्डिंग शटर स्पीड को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। कॉरेस्पॉन्डिंग शटर स्पीड कैमरा खुद लेता है हमारे एक्सपोजर वैल्यू के आधार पर। हमने एक्सपोजर कितना रखा है, हमने एक्सपोजर रखा है 0, यानी कि न फोटो ओवर एक्सपोज्ड होगी न फोटो अंडर एक्सपोज्ड होगी। तो अगर मेरा डिजायर्ड एक्सपोजर 0 है, एक्सपोजर कॉम्पनसेशन, तो हम अपने अपर्चर को जैसे जैसे कंट्रोल करते जाएंगे कैमरा अपनी भरसक कोशिश करेगा कि वो शटर स्पीड को कंट्रोल करके आपके फोटो का एक्सपोजर मेंटेन रखे। तो चलिए इसी के साथ सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1.8 अपर्चर का क्या इफेक्ट होता है। तो 1.8 अपर्चर पर हमने फ़ोटो ली और आप देख पा रहे हैं कि हमारी फ़ोटो में बैकग्राउंड ब्लर बहुत ही ज़्यादा है। मतलब हमारी फ़ोटो इतनी ही ज़्यादा, मतलब बैकग्राउंड ब्लर इसमें है, इतनी ही ज़्यादा शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड है कि यहाँ पे अगर ये चिड़िया फोकस में है तो ये चिड़िया आउट ऑफ फोकस चली गई है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा, ये मेरे ख्याल से एक ओवर बुके इफेक्ट हो जाता है ये। तो यदि हम चाहते हैं कि दोनों बर्ड्स फोकस में है तो हम अपर्चर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यानी कि हम f2.8 पर लेकर चलते हैं और फिर से हम कोशिश करते हैं कि हमारी दोनों बर्ड्स फोकस में आ रही हैं या नहीं।
तो हमने दोबारा क्लिक करने का प्रयास किया। अब एक बार फिर से हम जूम इन करें तो अब पीछे वाली बर्ड कुछ हद तक फोकस में आ रही है। ठीक है, बैकग्राउंड हमारा अभी भी मोरलेस ब्लर्ड है, लेकिन पहले से हमारे पास बैकग्राउंड डिटेल्स ज़्यादा हैं। जैसे अगर हम पिछले फोटो की बात करें तो ये हमारा अभी का फोटो और ये हमारा पहले का फोटो। पिछले फोटो में हमारे पास जो बैकग्राउंड ब्लर था वो कहीं ज़्यादा था, आप देख पा रहे हैं। पर्दे के जो कर्टन की जो एजेस हैं वो अच्छे से नहीं दिख रही हैं। ठीक है, लेकिन अगले फोटो की अगर हम बात करें तो उसमें बैकग्राउंड ब्लर हमारा पहले की तुलना में काफ़ी कम है, यानी कि एजेस जो है वो शार्प दिख रही हैं। ठीक है, अब हम अपर्चर को और बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं F4 पे और हम फिर से शूट करते हैं एक फ़ोटो। और अब देखें तो अब हम जैसा देख पा रहे हैं कि लगभग दोनों ही बर्ड्स मोर और लेस फोकस में आ रही हैं, हालांकि पीछे वाली अभी भी थोड़ी सी आउट ऑफ फोकस है। तो हम अपर्चर को अगले वैल्यू की ओर लेके चलते हैं f5.6 और फिर से हम इस फोटो को शूट करते हैं। और अब हम देख पा रहे हैं कि बैकग्राउंड का जो हमारा डिटेल है वो काफ़ी हद तक आना शुरू हो गया है और दोनों बर्ड्स ऑलमोस्ट फोकस में हैं। हालांकि पीछे वाली अभी भी थोड़ी सी आउट ऑफ फोकस है, बट ऑलमोस्ट पहले से काफ़ी बेटर हो चुकी है। तो अब हम आते हैं अपने अगले वैल्यू पे जो है F8 और अब हम फिर से एक शॉट लेते हैं। F8 पे देख पा रहे हैं कि हमारा बैकग्राउंड काफ़ी हद तक शार्प हो चुका है और हमारी दोनों बर्ड्स ऑलमोस्ट इन फोकस हैं। ठीक है, एक्सेप्टेबल फोकस है। ठीक है, और इसके बाद हम चलते हैं F11 पर। F11 पे अगर हम लोग बात करें तो ये थोड़ा सा हिल सा गया है, क्योंकि जैसे हमने F11 किया हमारे कैमरा का शटर स्पीड घट के 1 सेकंड के तीसरे भाग में हो चुका है। यानी कि कैमरा अपना शटर स्पीड को स्लो कर रहा है ताकि हमारी फोटो वेल एक्सपोज्ड हो। तो थोड़े से हाथ को स्थिर रखते हुए फोटो में लेने की कोशिश करते हैं। चले, ठीक है, ये फोटो आ गई। हमने कोशिश किया है कि जहां तक हो सके हम हाथ को स्टेबल रखें और अब आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही बर्ड्स बिल्कुल परफेक्टली इन फोकस हैं, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट के साथ बैकग्राउंड सेपरेशन है। फ्रेंड्स, बैकग्राउंड सेपरेशन क्या होता है, सब्जेक्ट सेपरेशन क्या होता है? सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच जो एक ब्लर इफेक्ट होता है कि हमारा सब्जेक्ट एब्सोल्युटली इन फोकस हो और बैकग्राउंड हमारा कंप्लीटली आउट ऑफ फोकस हो, उसे हम लोग बेसिकली सब्जेक्ट सेपरेशन फ्रॉम बैकग्राउंड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें कि हमारी जो बर्ड्स है तो बड़ी अच्छे से फोकस में आ गई हैं, लेकिन जो हमारा बैकग्राउंड सेपरेशन है वो कहीं ना कहीं हमारा होता चला जा रहा है। और साथ ही साथ हमें अब मशक्कत करनी पड़ रही है अपने कैमरा को स्थिर रखने के लिए, क्योंकि हमारा जो शटर स्पीड है वो 1/4 तक स्लो हो चुका है, यानी कि 1 सेकेंड के 1/4 भाग तक स्लो हो चुका है। और हम इसके बाद एक और अटेम्प्ट लेते हैं F13 पे, और F13 पे जाके हम लोग फोटो को खींचते हैं और अब ये फोटो हमारे पास आई है। तो अगर इस फोटो को हम लोग बड़ा करके देखें, दोनों बर्ड टेक शार्प फोकस में है, लेकिन हमारा जो बैकग्राउंड है वो भी ऑलमोस्ट अब धीरे धीरे फोकस में आना शुरू हो चुका है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट फोकस जो है F22 पे और देखते हैं कि इसमें क्या आता है। दोस्तों, एक बात आप ध्यान रखना, आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि जब मैं इसमें अपने अपर्चर को छोटा बड़ा कर रहा हूँ तो शटर स्पीड तो कम हो रही है, लेकिन हमारा जो प्रीव्यू दिख रहा है इसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। ये कुछ वैसा ही था। अगर बात करें हम 1.8 की तो थोड़ा सा का फ़र्क पड़ा है और 1.8 से F22 में बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ा है। वो ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारा कैमरा कभी भी ऑटो फोकस करते वक्त कंप्लीटली छोटे अपर्चर पे शिफ्ट नहीं होता। हमारा कैमरा उस अपर्चर पे शिफ्ट तब होता है जब हम शटर बटन को प्रेस करते हैं। ठीक है, यानी कि प्रीव्यू दिखाते वक्त हमारा कैमरा कंपैरेटिवली बड़े अपर्चर की ओर होता है। ठीक है, तो चलिए फिर से शूट करते हैं और देखते हैं कि हमारा एक्चुअल फोटो कैसा आता है। ये 1.3 सेकंड का एक्सपोजर था, तो मेरे ख्याल से फोटो थोड़ी जरूर हिली होगी और हाँ, थोड़ी सी हिली है फोटो मेरे हाथ में, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें फोकस में है। दोस्तों, ये देखो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट पीछे का भी काफ़ी हद तक मुझे शार्पनेस दिख रही है थोड़ी बहुत, और सामने का जो हमारा बर्ड है ये भी हमारी पूरी तरीके से शार्प है। तो फ्रेंड्स, आज हमने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि अपनी अपर्चर वैल्यू को हम लोग जितना कम रखेंगे हमारा बैकग्राउंड से सब्जेक्ट का सेपरेशन उतना ज़्यादा होगा, हमारी डेप्थ ऑफ फील्ड उतनी ही कम होगी। डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब अभी आपने देखा कि जब मैं 1.8 अपर्चर रख रहा हूं तो सब्जेक्ट हमारा फोकस में है, लेकिन सब्जेक्ट के थोड़े से पहले की चीजें भी आउट ऑफ फोकस हो जा रही हैं, जबकि वहीं F22 पे हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ ही फोकस में आ जा रहा है। तो इसे ऐसे समझेंगे कि F22 पे हमारा डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा है और F1.8 पे हमारी डेप्थ ऑफ फील्ड कम है, यानी शैलो है। ठीक है,
तो अपर्चर को छोटा बड़ा करके हम लोग अपने फोटो में बोका इफेक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि काफी खूबसूरत सा इफेक्ट होता है और पोर्ट्रेट्स के लिए काफी ज्यादा कामयाब भी होता है। तो इसी के साथ अपर्चर पे हमारी जो वीडियो थी वो यहाँ पे होती है समाप्त। अपर्चर पे और डिटेल वीडियोस देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। इसे मैं लाइव ऑन द ग्राउंड भी शूट करके आपको दिखाने वाला हूँ कि आउटडोर शूटिंग में आप अपर्चर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी हमने सीखा कि अपर्चर का यूज करके हम लोग अपने फोटो में अपर्चर का यूज करके हम लोग अपने फोटो में बोका इफेक्ट को कैसे डाल सकते हैं। लेकिन बोका इफेक्ट सिर्फ अपर्चर का ही कमाल नहीं होता है। यदि आप एक बड़े फोकल लेंथ का कैमरा यूज कर रहे हैं, बड़े फोकल लेंथ का लेंस यूज कर रहे हैं, तो उसका बोका इफेक्ट छोटे फोकल लेंथ से ज्यादा होता है, उसकी डेप्थ ऑफ फील्ड कम होती है। ठीक है, यदि हम सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच की दूरी को बढ़ा दें तो कई बार हम लोग f12 या f11 तक अपर्चर बंद करने पर भी हम एक बहुत डिसेंट बोका प्राप्त कर सकते हैं। तो बोका इफेक्ट यानी कि हमारा सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच जो ब्लर इफेक्ट होता है, ये डिपेंड करता है बेसिकली इन सारी चीजों पर। नंबर 1, हमारे अपर्चर की वैल्यू क्या है, जो सबसे पहले डिपेंड करती है। नंबर 2, हमारे लेंस का फोकल लेंथ क्या है। सेम अपर्चर वैल्यू पर एक बड़े फोकल लेंथ का लेंस ज्यादा अच्छा बोका दे सकता है रेदर देन एक छोटे फोकल लेंथ का लेंस। एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करें तो एक 90 मिलीमीटर 2.8 का मैक्रो लेंस ज्यादा सब्जेक्ट और बैकग्राउंड का सेपरेशन देगा बनिस्बत इसके कि हम एक 35 मिलीमीटर का लेंस सेम 2.8 अपर्चर पे इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो बोका इफेक्ट के लिए एक और रिस्पॉन्सिबल चीज होती है, वो होती है सब्जेक्ट से बैकग्राउंड की दूरी। यदि हम लोग सब्जेक्ट और बैकग्राउंड को एकदम क्लोज कर दें तो ब्लरिंग बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगी, और यदि हम लोग सब्जेक्ट और बैकग्राउंड की दूरी को बढ़ा दें तो ब्लरिंग बहुत अच्छे से हो पाती है। और तीसरी चीज डिपेंड करती है हमारे और कैमरा के सब्जेक्ट और कैमरा के बीच की दूरी। यदि हम कैमरा को सब्जेक्ट से बहुत दूर रखते हैं तो काफी चांसेस होते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट के बैकग्राउंड है उतने अच्छे तरीके से ब्लर न हो। और यदि हम अपने कैमरा को अपने सब्जेक्ट के नजदीक रखते हैं, जितना हम अपने सब्जेक्ट के नजदीक जाके फोटो लेंगे उतना ही हमारे बैकग्राउंड के ब्लर होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये थी कुछ बेसिक टिप्स। इसके ऊपर डिटेल वीडियो आपको बाद में जरूर मिलेगी। फिलहाल ये बिगिनर्स के लिए था, और बने रहे हमारे साथ। जैसे जैसे मैं एडवांस ट्यूटोरियल की ओर बढ़ता जाऊंगा, आपको मैं अपर्चर के ऊपर ही और एडवांस टेक्निक्स, एडवांस ट्रिक्स में देता जाऊंगा। बने रहे हमारे चैनल के साथ। मेरा नाम है डॉक्टर अभिजीत। धन्यवाद।